सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जिन पर लगातार आपको नजर रखनी है। वक्त है बदलाव का। इस नारे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही बदलाव शुरू कर दिया। अब इसी कड़ी में भूपेश सरकार ने बीजेपी सरकार के वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई तमाम सरकारी योजनाओं से दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर और नाम हटाने का फरमान जारी कर दिया। भूपेश सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। रमन सिंह ने इसे सरकार का पूर्वाग्रह से ग्रस्त फैसला ठहराया। इधर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भूपेश सरकार के मंत्रियों को अब तक विभाग नहीं बांटे गए हैं। कल चली मैराथन बैठक के बाद भी मंत्रियों के विभाग तय नहीं हो पाए। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों में विरोध है, नाराजगी है, आक्रोश है। जगदलपुर में लखेश्वर बघेल के समर्थकों ने एनएच जाम कर उन्हें मंत्री बनाए जाने की मांग की। वहीं कोरबा में बुधवार को घुसे हाथियों का जो 4 हाथियों का दल है वो अभी भी शहर के सीमा में ही मौजूद है। वन विभाग और प्रशासनिक अमला जंगल की तरफ इन्हें खदेड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा भूपेश सरकार के पहले विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 से 11 जनवरी के बीच होगा। कुल है 6 बैठक। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में जुट गई है। भाजयुमों की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। युवाओं को साधने का प्लान तैयार किया गया। सबसे पहले बात कोरबा की करेंगे। कोरबा में हाथियों के एक दल के शहर में घुस आने से हड़कंप है। कल हाथियों ने एक शख्स पर हमला कर दिया, उसे जख्मी कर दिया। वन विभाग लगातार इन हाथियों को किसी भी तरह वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। शहर में घुसा हाथियों का दल, शहर में दहशत। हाथियों के हमले में एक शख्स घायल। जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। बुधवार को कोरबा शहर में 4 हाथियों का दल घुस आया, जिसकी वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित के.एम. पटेल एंड कंपनी में बुधवार सुबह 5 बजे पहुंचे 3 हाथियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक स्टाफ ने अपने 2 बच्चे और पत्नी की भागकर जान बचाई। चौकीदार ने भी छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हाथियों के हमले में 45 साल का दिलीप घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं SCCL के हेलीपैड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये हेलीपैड का जो जंगल जो दिख रहा हुआ है, ये जंगल के बीच में अंदर में जो हाथी है वो 4 हाथी जो है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं हाथियों के शहर में आने की खबर के बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मुड़ापार इलाके में धारा 144 लगा दी। बुधवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन की टीम हाथियों को जंगल में भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वन विभाग और प्रशासन को कोई सफलता नहीं मिली। और हम वन विभाग का पूरा टीम गठित करके जंगल तरफ वापस ड्राइव करने के लिए प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ शहर होने के कारण और जब भीड़ ज्यादा इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे जो हाथी जल्दी नहीं निकल पा रहा है। पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि शहर के बीच मध्य स्थान पर यह हाथी अभी यहाँ पर है और यह किस दिशा में जाएगा और कब जाएगा ये किसी की जानकारी नहीं है। दरअसल 4 हाथियों के दल में से एक हाथी बिछुड़ गया है और दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वही वन अमला लोगों से हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील कर रहा है। बहरहाल वन अमला सहित डीएफओ और पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। तो लगातार इन हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी अब्दुल असलम लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? जी ललित, आपको बता दूं कि देर रात तक पुलिस और जिला प्रशासन की टीम, जिसमें कलेक्टर, एसपी और डीएफओ सहित पूरा अमला पुलिस का लगा हुआ था, वन विभाग का लगा हुआ था। और देर रात तक ये SCCL की जो कॉलोनी है उसमें एक जो दंतेल है वो अलग बिछुड़ चुका था। 3 हाथी जो अलग झुंड में थे, तो इस तरीके से जो दंतेल है वो बिछड़ने के कारण अलग अलग कॉलोनियों के गलियों में घूमता नजर आया है।
और उसके बाद जो पुलिस की टीम जो है उनको सायरन के माध्यम से और किसी तरीके से दोनों जो झुंड है का दंतैल का और 3 हाथियों को उनमें उनको मिलाया गया। उसके बाद ये लोग चारों हाथियों को जंगल की तरफ रुख उनका किया गया है और वो जंगल की तरफ चले गए हैं अभी फिलहाल। और फिर भी वन विभाग जो है वो निगरानी रखा हुआ है, लेकिन रिहायशी इलाके से दूरी पे जा चुके हैं, ये वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं। चलिए, तो ये बड़ा अपडेट जो आप अब्दुल दे रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पर भी हाथियों के दल को आखिरकार शहर से बाहर कर दिया गया है, जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया है, लेकिन एहतियातन वन विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क है, वो लगातार नजर रखे हुए है। देर रात तक हाथियों को खदेड़ने का ये ऑपरेशन चलता रहा और आम लोगों के साथ साथ वन विभाग के लिए भी ये फौरी तौर पर राहत की बात है। जिस तरीके से अब्दुल जानकारी दे रहे हैं कि एक हाथी अगर कॉलोनी गलियों में नजर आने लगे, कितना ये खतरनाक हो सकता है। अब्दुल, कोई प्लान है कि आगे इस तरीके की तस्वीर ना देखनी पड़े? इस तरीके से इतना अंदर रिहाइश में घुसने का लंबे अरसे के बाद ये पहला मामला है। जी ललित, बिल्कुल ठीक कहा। ये पहला मौका है, जब पहली बार है जब ये हाथी जो है बीच शहर में पहुंच गया था। लेकिन जिस तरीके से वन विभाग की जो टीम है और जो बैरिकेटिंग की अगर हम बात करें ललित, तो इससे पहले भी वन विभाग जो है गांव क्षेत्रों में पावर फेंसिंग जरूर लगाया था, लेकिन हाथी उस पावर फेंसिंग को भी तोड़कर तोड़ दिया करते थे। यही कारण है कि वो भी एक तरीके से पावर फेंसिंग भी हाथियों के सामने वो उसका कोई असर होता दिखाई नहीं रहा। लेकिन अब जरूर इस बात की है कि इस तरीके से अगर हाथी अंदर अगर आया है इस शहर में, तो इसको लेकर वन विभाग को एक प्लानिंग की जरूरत है। वन विभाग एक प्लानिंग जरूर बनाए जिससे कि इस तरीके से रिहायशी इलाके में हाथी का मूवमेंट ना हो, नहीं तो बड़े जान माल की नुकसान की आशंका जरूर हो सकती है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप हाथी जैसे ताकतवर जीव को पावर फेंसिंग लगाकर भी रोक सकते हैं नहीं। परियोजना जो बनी है एलिफेंट कॉरिडोर की, वो किस जगह पर है ये किसी को पता नहीं। तो ये माना जाए कि कोरबा वासियों को कभी भी इन हाथियों का सामना करना पड़ सकता है, इतना तय है। अब्दुल जी बिल्कुल ठीक है ललित। जिस तरीके से एलिफेंट कॉरिडोर की बात लंबे समय से चलती आई, लेकिन वो जमीनी हकीकत वो अब तक वो जमीन पर अब तक नहीं उतारा जा सका। यही कारण है कि हाथियों का जो मूवमेंट है अब शहर तक पहुंच चुका है। और ऐसे अब देखना होगा ललित की कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस ने एलिफेंट कॉरिडोर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, और कब तक ये हो पाता है, और यदि हो पाता है तो निश्चित तौर पर कोरबा सहित आसपास के जो हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं, तो हाथी भी सुरक्षित रहेंगे और इंसान भी सुरक्षित हो जाएंगे अगर एलिफेंट कॉरिडोर बन जाता है। जी, बशर्ते उस पर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाए। धन्यवाद आपका अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई। दरअसल यहां नेत्रदान के बाद शव के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि नेत्र निकालने के बाद आंखों पर पट्टी तक नहीं बांधी गई और शव को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। परिजनों ने इस बात पर खूब हंगामा किया। मामले का पता लगने पर सीएम ने भी संज्ञान लिया है और अस्पताल के अधिकारियों को तलब किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने एक तकनीकी मामला इसे बताया है। रिपोर्ट ली है, मतलब जो जानकारी ली, जैसे शिकायत मिली मैंने तुरंत जानकारी ली और जो प्रोसेस है उसके तहत किया गया है। और क्योंकि यदि राज ने फ्रीजर में रखते तो सुबह पोस्टमार्टम करने में दिक्कत होती, बहुत सारे मतलब साक्ष्य उसमें मिटने की संभावना थी। क्योंकि दिन डूब चुका था और इसलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था। तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके कारण वक्त है बदलाव का। इस नारे के साथ सरकार में आई कांग्रेस पहले दिन से ही बदलाव में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सरकारी योजनाओं और कामकाज से दीनदयाल उपाध्याय के चित्र और नाम हटाने के आदेश जारी किए हैं। तो सरकार के इस फैसले का काउंटर करने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आगे आए हैं। सरकार बदलने के बाद अब पूर्व सीएम रमन सिंह के विपक्षी तेवर भी दिखने लगे हैं।
नई सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र को सरकारी आदेश पत्रों से हटाने का फैसला लिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि दीनदयाल जी एक चिंतक, प्रेरक थे। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कांग्रेस सरकार ने उनके चित्र को हटाने का फैसला लिया है, जो ठीक नहीं है। वहीं रमन सिंह ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत के साथ युवा मोर्चा इसका जवाब देगी और बीजेपी भी इसमें उनके साथ खड़ी रहेगी। दीनदयाल जी चिंतक थे, विचारक थे और शताब्दी वर्ष मनाने का सभी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय हुआ। सभी प्रदेश सरकारों ने इसका क्रियान्वयन किया और छत्तीसगढ़ में भी इसका क्रियान्वयन हो रहा था। वैचारिक रूप से इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मगर कांग्रेस निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर इस प्रकार की यदि घटना करती है तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है। अनावश्यक रूप से कहीं पे प्रताड़ित करने की घटनाएं आ रही हैं, कहीं पे आपस में संघर्ष की बात हो रही है और एक प्रकार से आतंकित करने का प्रयास। युवा मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की यदि युवा मोर्चा के या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जय पराजय होता है, मगर इस प्रकार बदले की कार्रवाई यदि होगी तो पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ इसका जवाब युवा मोर्चा के लोग देंगे। वहीं सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से सवाल उठाते रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप भी भूपेश लगाते रहे हैं। नहीं, इसमें भी मतलब क्योंकि वो शताब्दी वर्ष पूरा हो गया है, अब यहाँ भी नहीं रहेगा। एक वर्ष के लिए था, वैसी समय समाप्त हो गया है। बहरहाल सरकार बदलने के साथ ही सभी के किरदार भी बदल गए हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने वाले रमन सिंह अब विपक्ष के किरदार में है। वहीं विपक्ष में रहकर पार्टी के लिए आवाज बुलंद करने वाले भूपेश अब दूसरी साइड में आ गए हैं और सरकार बदलने के साथ ही बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। बहरहाल अभी तो ये आगाज मात्र है, क्योंकि कांग्रेस तो वक्त है बदलाव के नारे को लेकर ही मैदान में उतरी थी। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर भूपेश कैबिनेट का विस्तार भले ही हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। कल रायपुर में मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश ने इसे लेकर एक अहम बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और रविंद्र चौबे मौजूद रहे। तकरीबन 40 मिनट तक ये बैठक चली, लेकिन विभागों को लेकर बात बन नहीं पाई, जबकि 4 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बेसब्री क्यों हो रहे हैं आप? हो जाएगा, आइए दादी भी है पीछे, हो जाएगा ना भाई। भैया ये आज संभावना है ज्यादा बढ़ रही है सबकी, कब तक? अरे तो कल तो मंत्रिमंडल की शपथ लिए हैं, सबसे चर्चा करेंगे, उसके बाद तो विभाग का वितरण होगा। मेरे ख्याल से बातचीत कई से सबसे हो ही गई होगी। अंतिम रूम गवर्नर साहब के यहाँ भेज के उसका वहाँ से लिखित रूप में गवर्नर साहब के यहाँ से आता है तो आ जाएगा। और कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 से 11 जनवरी के बीच होगा। इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार का ये पहला विधानसभा सत्र होगा। 4 से 11 जनवरी तक चलेगा विधानसभा सत्र। 4 जनवरी को निर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह दिलाएंगे शपथ। 4 जनवरी को ही विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। डॉक्टर चरणदास महंत होंगे विधानसभा अध्यक्ष। 7 जनवरी को आनंदीबेन पटेल का होगा अभिभाषण। 8 जनवरी को सीएम भूपेश बघेल ला सकते हैं अनुपूरक बजट। 9 से 11 जनवरी को अभिभाषण पर होगी चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। हालांकि चरणदास महंत ने इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने पहली बार जीत कर आए विधायकों को नसीहत जरूर दी है। विधायक आए उनको तो भारी भारी मतों से जीत के आए हो तो वो मत हाँ, जो मत का अंतर है सर पे न चढ़े और जाके लोगों की सेवा करें, धन्यवाद दें।
कांग्रेस सरकार के पहले विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसमें जहां नए विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वहीं अनुभवी विधायक सदन में सरकार चलाने में अपना खास योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर जगदलपुर से। भूपेश मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से विधायक लखेश्वर बघेल के समर्थकों ने NH-30 पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी ने बस्तर को नजरअंदाज किया, उनके विधायक को मंत्री नहीं बनाया। इसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी की बातों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्रिमंडल की कुछ सीमाएं होती हैं, सबको तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता। थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, मन में इच्छा रहती है कि हम लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल हों और मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, लेकिन सबको शामिल करना संभव है ही नहीं। तो कुछ लोगों में नाराजगी, विपक्ष असंतुलन कह रहा है और एकला चलो कह रहा है कि 6 मंत्री दूरसंभाषी बन गए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो पहले जो 15 साल में एक मंत्री नहीं बदल पाए हैं, वो क्या बात करेंगे। और इधर हार के बाद भी बीजेपी का भरोसा बरकरार है। रायपुर से खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं अनिल जैन। भाजपा ने चुनाव को लेकर राज्य के प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। अनिल जैन को ही लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। 18 राज्यों के लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की सूची भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये सूची जारी की है। इसमें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी एक बार फिर अनिल जैन के पास है। और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजयुमो की बड़ी बैठक रायपुर में हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा वोटर्स हैं, लिहाजा लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी युवाओं को साधना चाहती है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति की एकात्म परिसर में बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई आला नेता भी शामिल हुए। इस दौरान धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पीछे रहने के बाद अब पूरी ताकत के साथ बीजेपी और युवा मोर्चा चुनाव में उतरेगी। और युवा मोर्चा के पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी के उपस्थिति में आज बैठक हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुआ। युवा मोर्चा को नीचे स्तर में, जिला स्तर में और नीचे ब्लॉक लेवल में अपने मंडल स्तर पे युवा मोर्चा की इकाई को कैसे एक्टिव करना है और 7 अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। विधानसभा में जरूर हम पीछे रह गए, पर लोकसभा में पूरी ताकत के साथ युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी और निश्चित रूप से सभी लोकसभा सीट में विजय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें अलग अलग कार्यक्रम तय हुए हैं, उसके अलग अलग प्रभारी बना रहे हैं। अलग अलग जिला में उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना है और साथ ही साथ में आने वाले समय में हमारे जो लोकसभा के चुनाव हैं, इस लोकसभा के चुनाव में हमारा जो लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के 11 के 11 लोकसभा हम जीतें, उस लक्ष्य को प्राप्त करें और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। जाहिर तौर से लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। देश भर में जिन मुद्दों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, युवा उससे खासकर वाकिफ होते हैं। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए ऐसे मुद्दों को तलाश रही है जिससे युवाओं को रिझाया जा सके। साथ ही इसके लिए युवा मोर्चा को रिचार्ज भी किया जा रहा है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो युवा जीत दिलाएंगे, वैसे हनुमान भी जीत दिला सकते हैं, कभी कभी हरा भी सकते हैं। इधर सरगुजा में गैंगरेप की एक पीड़िता को न्याय नहीं मिला, उसने जहर खा लिया। आरोप है कि कांग्रेस नेता के दबाव में पुलिस इस मामले को रफा दफा करना चाहती है। छात्रा के साथ गैंगरेप।
कांग्रेस नेता के बेटे पर आरोप। पुलिस पर हिला हवाली का आरोप। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 3 छात्रों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता दीनानाथ के पुत्र ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 1 महीने पूर्व 22 नवंबर को उसकी बेटी से गैंगरेप किया। न्याय नहीं मिलने पर हारकर पीड़ित छात्रा ने 24 दिसंबर को जहर खा लिया, जिसके बाद उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना इस तरीके से हुआ था जैसे 22 नवंबर को रात में 4 बजे भोर में 3 ठे लड़का आए और मेरा लड़की को अपहरण करके ले गए। दरअसल पीड़ित छात्रा के परिजनों का आरोप है कि कांग्रेस नेता के दबाव में पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रही थी। साथ ही कांग्रेसी नेता के द्वारा रिपोर्ट नहीं करने की धमकी भी दी जा रही थी। वहीं पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर पल्ला झाड़ने में जुटी रही। वो अपने पार्टी का धमकी दिया। क्या धमकी दिया? कि मैं कांग्रेस का हूँ ऐसे करके। आखिर आऊ धमकी नहीं आऊ यही धमकी ये आकाश है तो बोला है कि मैं दिने ले जाऊंगा, इससे उसे यही धमकी तो दिया है। पूछताछ किया गया कि वो जहर क्यों खा ली है, तो वो बताई कि उसका किसी गांव के पास के ही लड़के से प्रेम संबंध था। आज पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। कांग्रेस की नई सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी, लेकिन ऐसे हालात रहे तो बेटियों की सुरक्षा के कांग्रेस के दावे भी हवा हवाई रह जाएंगे। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर।